भी हमारे साथ है। आमीन साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना, रामपुर, मुरादाबाद, नगीना, ये वो सीटें हैं जो अपने आप में मायने रखती हैं, बेहद खास हैं। क्या यहाँ पे आपको समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं समीकरण को तो नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आपने जो देखा अभी जो बताया है, मेरा एक्सपर्टीज जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। जहां तक सवाल है कि ये कहा जा रहा था कि हरियाणा जी ने देखा है वहां पे और वहां पे बूथ कैप्चरिंग, मैं इस बात से बिल्कुल टोटल नकारता हूँ। वहां पे कोई बूथ कैप्चरिंग हो नहीं सकती। ये इस वक्त जो प्रशासन है, और हाँ हो सकता है लोग बैठे हों, लेकिन रूल है इलेक्शन कमीशन का कि 150 गज के अंदर कोई आसपास नहीं होगा जहाँ पोलिंग स्टेशन बना हुआ है। तो ये लापरवाही तो है ना अमीन साहब, कि अगर उम्मीदवार को आके पहचान करनी पड़ी, अमीन साहब ये लापरवाही तो एक है ना। जहां तक सवाल है मशीनों का, तो मशीनों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी मशीन खराब होती है तो हमारे प्रिसाइडिंग अफसर के पास एक डायरी होती है जिसको डेली डायरी बोलते हैं। इसमें वो नोट कर लेता है कि कितनी देर के लिए मशीन खराब हुई, और उन वोटरों को मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके दर्शकगण हैं देश में, कि उनको पूरा समय दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हमेशा चुनाव कराने के लिए तैयार है, अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाता है, इसलिए हर तरीके से चाहे रात के 12 बज जाए, अगर इंक्लोजर में आ जाता है तो उसका वोट पड़ेगा। जहां तक मशीन का खबर है, मशीन जो है इमीडिएटली रिप्लेस हो जाएगी, हमारे सेक्टर में जिसे रिप्लेस कर देंगे, और जो समय बर्बाद हुआ है वो नोट कर लिया जाएगा और आपके वोटर वोट डाल सकेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए प्लीज। आमीन साहब, किस तरह की चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने होती हैं, पोलिंग पार्टियों के सामने होती है जब इस तरह से जब वोटिंग होती है? क्योंकि कई जगह से शिकायत आती है कि मशीन खराब हो गई, कहीं पे फर्जी वोटर पकड़ा जाता है, कहीं अलग अलग तरीके की शिकायतें आती हैं। देखिए, हमारे जो इलेक्शन कमीशन की जो पोलिंग स्टेशन हैं उसमें 3 टायर सिक्योरिटी होती है। एक तो अंदर होती है, एक बीच में होती है, एक आउटर सर्कल में जो लोकल पुलिस होती है। इसको श्योर किया जाता है कि किसी तरह का कोई यहाँ पर इलीगल प्रैक्टिस न होने पाए। अभी आपने देखा कि जो मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं कि वहां पे एक फर्जी वोटर पकड़ा गया और 3 लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो देखिए, वो लोग हो सकता है आए हो, लेकिन उनको पुलिस का काम था, उन्होंने पकड़ लिया। इसमें किसी का हस्तक्षेप करना या कहना कि प्रशासन फेल हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता है। जहां तक सवाल है इस बात का कि अभी आपने पूछा कि वोटिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम को पहले देखा जाता है, समझा जाता है और अपने अधिकारियों को ब्रीफ किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मतदान के लिए हमारे लेडीज बूथ भी बनाए गए हैं, जिनपे बाहर भी सिक्योरिटी के लोग हैं और अंदर जो स्टाफ है वो भी टोटल लेडीज है। इस तरह से किया गया है। आदर्श हमारे पोलिंग स्टेशन होते हैं, उनके अंदर आपको डॉक्टर मिलेगा, व्हील चेयर मिलेगी, और बच्चों के क्रश टाइप का भी रहता है। इसमें हमारी माताएं बहनें जाती हैं वोट डालने, तो उससे पहले उन बच्चों को वहां छोड़ सकती है खेलने के लिए, अगर वो खेलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, और पूरी सुरक्षा के साथ मतदान हो रहा चल रहा है। और अभी आपने देखा होगा सुबह के टाइम में बात है 9:30 बजे की, जब बंगाल के अंदर एक किसी ने बम मारा था और वहां पे विस्फोट हुआ था, उसको भी पकड़ा गया, जिसके घर पर मिला था उसको पकड़ लिया गया। तो बहुत चुस्त होता है, किसी भी वोटर को परेशान होने की जरूरत नहीं, चाहे वो लाइट एरिया में हो, चाहे नॉर्मल एरिया में हो, चाहे शहर में हो, देहात में हो। हर तरीके से हर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से चौबंद है, दुरुस्त है और सुरक्षा के साथ में रहेंगे, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। बिल्कुल जी, मोहम्मद आमीन जी, आपका बहुत शुक्रिया, और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिस तरह की जानकारी आपने दी है बेहद जरूरी है उन सभी के लिए जो इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो अनियमितताएं होती हैं इस पर क्या एक्शन लिया जाता है और कैसे इसका एक सोल्यूशन निकाला जाता है अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है। हमारे साथ सपा नेता मौजूद है योगेश जी। योगेश जी, आपके साथी अभी मौजूद थे, आपके गठबंधन वाले, उन्होंने तो मुझे जवाब दिया नहीं, लेकिन आपसे भी मेरा एक ही यही सवाल है, चाहूंगी कि आप भी जवाब देंगे और थोड़ा कूल होकर देंगे, क्योंकि हम कोई एजेंडा नहीं चला रहे। हमारा ये जानने का मकसद है कि हमने देखा कि चुनावी प्रचार प्रसार में जैसे पहले के चुनावों में सपा को हमने देखा है प्रचार करते, इस बार हमने मैदान में सपा को थोड़ा कम पाया। हम लोग भी ये नोटिस करते हैं। तो ये वजह जानना चाह रहे थे कि क्या सीटों को लेकर जो रस्साकशी चल रही थी वो एक बड़ी वजह रही, सभी को साथ लेकर चलने की सपा की रणनीति, पीडीए के फॉर्मूले को अब और भी ज्यादा इंप्लीमेंट करने के लिए अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को आप मैदान में उतार रहे हैं? थोड़ा समझने की कोशिश हम चाहते हैं कि आप हमें समझाएं और हम समझें। आदरणीय राजेश जी और आदरणीय शुभांगी जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है, ठीक है। इसका रिप्लाई बस इतना सा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अपना खुद का बहुत मजबूत संगठन है
और हर ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक का संगठन है। और एक रणनीति के तहत आपको लगता है कि ठीक है, आपका सवाल दिया आपने, लेकिन हम अगर सहारनपुर में अगर कोई रोड शो हो रहा है, वहां पे जो भीड़ जा रही है, जब इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है तो लगातार जनता उसके साथ जुड़ रही है। हम जा रहे हैं मुजफ्फरनगर, हम जा रहे हैं मेरठ की जनता के बीच में, हम जा रहे हैं। नहीं योगेश जी, आपने शायद गलत समझ लिया। जनता आपके साथ जुड़ रही है, इस पर हमें कोई सवाल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सपा इस बार थोड़ी हमें उस एक्शन मोड में नहीं नजर आई जो ज्यादातर चुनावों में हमने सपा को देखा है, क्योंकि सपा मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। मैडम पूरी तरह से नजर आ नहीं है। आप कहाँ देख रहे हैं? आप ही के चैनल ने दिखाया मुजफ्फरनगर का रैली हमारा, आप ही के चैनल ने दिखाया हमारी अदर रैलियां। योगेश भाई सब कुछ दिखाया हमने, लेकिन जितना देखिए योगेश भाई, ये देखिए एक तरफ बीजेपी के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष जो हैं योगेश मिश्रा यूज करते हैं। देखिए एक जितनी रैलियां, जितनी सभाएं, जितने सम्मेलन बीजेपी ने किए, उतना इंडिया अलायंस के नेताओं का हमें दिखाई नहीं दिया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी बहुत देर से साथ में आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। योगेश मिश्रा सवाल भी ले लीजिए। योगदान दे रहा है, जिसकी बड़ी से बड़ी ताकत है वो अपना योगदान दे रहा है, तो हम उस सबको मिलकर एक समुद्र पुल बना रहे हैं। और 2024 में जो सदन का रास्ता है वो इसी पुल से जाएगा, 8 सीट से, और ये 8 की 8 सीट पर। योगेश जी आप रामेश्वरम पहुंच गए, पुल बनाने लगे। हम आपसे कह रहे हैं ऐसा हमें कोई डाउट नहीं है, हमने देखा है आपकी रैलियों को, हमने न्यूज़ वन इंडिया ने दिखाया है। सवाल बस इतना सा था कि इस बार एक्शन मोड थोड़ा कम लग रहा था, आप ऑफेंड फील कर रहे हैं। हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि जनता आपके साथ नहीं है। मैडम मैं बोल तो रहा हूं कि आप सबसे तगड़ा संगठन कहीं पाएंगी, भाजपा से भी तगड़ा संगठन बूथ लेवल पे, जिसके बूथ मजबूत हो जाएंगे ना, आप चुनाव हवा में तो जीतेंगे नहीं हेलीकॉप्टर से, आपको बूथ मैनेजमेंट पे वर्क करना पड़ेगा। आप अच्छा। बूथ मैनेजमेंट, ब्लॉक मैनेजमेंट को जो बेहतरीन तरीके से मैनेज कर ले जाएगा वही चुनाव जीत सकता है। अभी क्या उम्मीद आप अपने लिए देख रहे हैं और क्या मुद्दे आप देख पा रहे हैं जिस पे वोट डाला जा रहा है? बूथ तक ले जाना, अपना वोट में लगता है मेरी आवाज नहीं शायद योगेश मिश्रा को मिल मेहनत जो रही। करेगा, बोलना शुरू कर रहे हैं तो बोले जा रहे हैं। योगेश जी सुन तो लीजिए आप, योगेश जी जवाब दीजिएगा, सुन तो लीजिए। जी राजेश जी। योगेश भाई आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी हाँ, सवाल ये योगेश भाई कि ये जिस तरीके से अभी चूंकि पश्चिम में परीक्षा आपकी भी है, आप भी चूंकि आपने भी नया प्रयोग किया है, अभी चूंकि संगठन जो गठबंधन है वो बदलते रहे हैं, कभी वो दल आपके साथ, कभी आप उनके साथ। अभी पहले जयंत आपके साथ थे, अभी वो बीजेपी के साथ हो लिए। इस समीकरण के बदलने के बाद क्या उम्मीद आपको अपने लिए पश्चिम में? आप उम्मीद तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता अभी से ऐसे सर पकड़ के बैठे हैं कि आज तो 8 में 0 होने जा रहे हैं। गठबंधन इंडिया वो तो 80 की बात कर रहे हैं योगेश भाई। कर रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ। सुनिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतदाता ना बहुत दिन से इंतजार कर रहा था आज के लिए। हाँ। इसलिए इंतजार कर रहा था कि उसके बच्चे जो 4 बजे सुबह जाके सड़कों पे सेना की तैयारी करते थे, गन्ने के खेत के बीच में जो सड़क जाती है, उसको अग्निवीर के जुमले से आपने उनके बच्चों का रोजगार छीन लिया। किसानों के बच्चे ही तो सिपाही बनते हैं, उनका पर्चा लीक करवा दिया। किसानों के बच्चों को रास्ता अपने सेना के लिए बंद करा दिया। उनका गुस्सा है साहब, और वो पूरी तरह से वो समाजवादी पार्टी के